नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी के पार्ट 4 के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण की समस्याएं एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एनसीएफ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। यदि आपने उसे पढ़ा है तो आप निश्चित ही परीक्षा में आने वाले एक क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे। और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षण की समस्याएं एवं उपचारात्मक शिक्षण, इससे आपके सीटेट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बताता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 3 पॉइंट यदि आप याद रखेंगे तो 100% आप यहाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें आप याद रखिएगा कि हम ऑप्शन को देखकर सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से आपका क्वेश्चन का आंसर पाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन में कि बच्चे के बारे में जो बताया गया है उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड कहीं कोई ऑप्शन है। यदि वास्तविक जीवन से नहीं है तो फिर टीएलएम का ऑप्शन पकड़ेंगे। अगर टीएलएम का ऑप्शन है तब सृजनात्मकता की ओर जाएंगे। इसमें जो फार्मूला लगता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर लगता है। मूर्त वस्तुएं वह होती हैं जिन्हें बालक प्रत्यक्ष देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अमूर्त वस्तुएं वह होती हैं जिसे बालक प्रत्यक्ष देख नहीं सकता है या उसकी कल्पना करता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बच्चे को हमें निगेटिव नहीं दिखाना है, उसकी क्षमता को हमें नहीं आंकना है। हर एक बालक सब कुछ कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, कभी भी हमें बच्चे को रटाने पर जोर नहीं देना है और उससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करानी है। एक शिक्षक को मेहनत करानी है, अपने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके सरलता से बच्चों को समझाना है। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। मतलब क्षेत्रफल के बारे में अगर शिक्षक बताने जा रहा है तो उसे किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है, इकाई वर्ग गुणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी वृत्त के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के सूत्र का प्रयोग करना। देखिए, आपका ऑप्शन आयत का क्षेत्रफल तो यहाँ से गलत ही हो गया, क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर आयत के बारे में नहीं बताने जा रहा है। ठीक है, अब आएंगे टीएलएम के बारे में। हमने क्या कहा था आपको, सबसे पहले वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो बच्चे की हथेली होती है, उसके पास हरदम होती है, तो उससे हो सकता है। उसके बाद में जो आपकी वस्तुएं दी गई वो आपकी टीएलएम से दी गई, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये सही हो जाएगा, और ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आप बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़िए, आपको ऑप्शन मिल जाता है तो आप वहीं पर रुक जाइए, वही आपका आंसर सही होगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया, कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? उनको उस समूह में रखेंगे जिन्होंने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर लिखने को कहेंगे, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, या उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। देखिए, सूत्र जो आपका था मूर्त से अमूर्त की ओर था, वास्तविक जीवन, टीएलएम, उसके बाद संकल्पना, और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो हमें कहाँ यहाँ पे क्या मिल गया, मूर्त पदार्थ। तो हमने क्या किया, मूर्त पदार्थ पकड़ लिया और हमारा यही आंसर सही है आपका। और जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये आप 100% याद रखिएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्न में से किन शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग वह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले दो आयतों का क्षेत्रफल एक समान होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को किस प्रकार बताएगा कि यदि आयत की दो भुजाएं भिन्न भिन्न हो फिर भी उनके क्षेत्रफल एक समान हो सकते हैं। तो उसके लिए कौन से सामग्री यूज करेगा? पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा, टाइल्स। तो इसमें आप याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन में पैमाना मिलता है, स्केल मिलती है, तो आपको वो पॉइंट कभी पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में स्केल जरूर देगा। और एनसीईआरटी है, पैमाने को कभी बच्चे को समझाने के प्रयोग की पक्षधर नहीं रही है, तो इसे तो हम पहले एलिमिनेट कर देंगे, तो पैमाना हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद बात रही ग्राफ पेपर की। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ पेपर ले रखा है, इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चों को बता सकते हैं कि विभिन्न आयाम के आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। जैसे देख लीजिए, हम एक ये आयाम ले लें, लंबाई चौड़ाई एक इसकी ये ले लें, और इसी पर हम अगर इस प्रकार से एक और ले लें, तो देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई विभिन्न हो गई, लेकिन फिर भी इनका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं। और इस प्रकार से टाइल्स को भी यूज कर सकते हैं। टाइल्स तो आपको पता ही होगा, इस प्रकार से टाइल जो छोटे बड़े होते हैं उनको अगर हम ज्वाइंट करके एक पास रख दें
और उनको इस प्रकार से ज्वाइन करके रख दें और उसके बाद में उनका शेप बदल दें हम। जैसे मान लो पहले इस प्रकार से रखा, उसके बाद में हमने क्या किया, इस प्रकार से रख दिया, तो जिसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो वही हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें से ग्राफ पेपर और टाइल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा केवल बी, केवल सी, ए, सी दोनों, चौथा ऑप्शन बी और डी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। आप विद्यार्थियों को यह संकल्पना कैसे समझाएंगे? तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी हम फिर से अपनी वही चीज पॉइंट पकड़ेंगे। वास्तविक जीवन, टीएलएम, सृजनात्मकता या मूर्त से अमूर्त। स्तंभन से अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे टीएलएम मिला है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। ये भी गलत हो जाएगा। आपका पहला स्तंभन से ये भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत मेहनत करने की बात कर रही है। और 5 बार लिखने की इसमें बात की गई ऑप्शन नंबर 3 में, ये भी आपका गलत हो जाएगा, मेहनत ज़्यादा हो जाएगी बच्चे से। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो, ये भी आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको टीएलएम मिला, टीएलएम आपको ऑप्शन 2 में मिला, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है आपका गिनतारा। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि इसमें कुछ कीलें गड़ी होती हैं और उनके ऊपर रिंग्स होते हैं या गोले होते हैं। उसमें बच्चों को रिंग्स के माध्यम से यह बताया जाता है, डाल डाल के ऊपर से बताया जाता है कि बेटा इसमें देखो आपकी संख्या अगर 1 है तो आप 1 रिंग गिराएंगे, यदि आपकी संख्या 2 है तो आप 2 रिंग गिराएंगे। तो इस प्रकार से बच्चा क्या है, देखता है, करता है तो जल्दी सीख जाता है और लंबे समय तक वह याद रख सकता है। और ये आप बगल में देखिए, ये जियो बोर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें एक डेस्क में पिंस गड़ी रहती हैं और एक धागे के माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, ज्यामितीय अवस्थाएं जितनी होती हैं वो धागे के माध्यम से बांध कर हम सिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आपका बना हुआ है, इस पॉइंट से धागे को बांधा, इस पॉइंट से धागे को बांधा, इस पॉइंट से धागे को बांधा। इस प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे हम धागे से बांधकर बच्चे को दिखा सकते हैं कि कौन सी आकृति होगी। तो इस प्रकार से देखिए हमें त्रिभुज बताना, तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिला के हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम राइट एंगल बताना है तो हम बच्चों को इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किन का प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाना चाहिए? इसमें देखिए विशिष्ट बालक के लिए आ गई बात। जो बच्चे पूर्णतः नहीं देख सकते हैं उनके बारे में बात की गई है, या ये भी हो सकता है कि उन्हें कम दिखाई देता हो। ऑप्शन है आपके संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। अब यहाँ पर आपको दृष्टिबाधित के लिए सबसे उत्तम चीज ढूंढनी है। देखिए दृष्टिबाधित संख्या चार्ट को देख नहीं सकता है और बिना देखे चार्ट को एक पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर के बारे में, हाँ कंप्यूटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल होता है, उसकी कीबोर्ड्स होती हैं, उसमें ऑडियो भी होता है, तो ऑडियो के माध्यम से भी वह सीख सकता है। और जियो बोर्ड, जियो बोर्ड मैंने अभी आपको बताया था, तो धागे के माध्यम से बच्चा अनुमान लगाकर सीख सकता है कि किस चीज के बारे में बात की गई है। तो आपका यहाँ पर संख्या चार्ट के कारण ऑप्शन आपका एक गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका टेलर का गिनतारा। देखिए गिनतारा की बात की, गिनतारा को भी छू कर बच्चा समझ सकता है, कंप्यूटर को सुन के बाद समझ सकता है और जियो बोर्ड भी छू कर समझ सकता है, तो आपका ऑप्शन 2 हो सकता है। तीसरा है कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड, फिर संख्या चार्ट मिला, ये भी ऑप्शन आपका गलत। अगला ऑप्शन है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, फिर से संख्या चार्ट, ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो उनकी संख्याओं को, यहाँ पर उनकी नहीं होगा, 2 अंकों की होगा। 2 अंकों की संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? इसमें कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपको 22 से गुणा करना है, इस तरफ आप 1 से कर दीजिए या आप 2 से कर दीजिए, 1 अंकी या 2 अंकी। ये करने के लिए आपको क्या होना आवश्यक है? बच्चे को आप ये सिखाने जाना तो किस प्रकार से समझाएंगे और बच्चे को पहले से किस चीज़ के बारे में बताएंगे जिससे वह सरलता से कर पाए। देखिए गुणा का क्रम विनिमय गुण नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे में इतनी समझ नहीं होती प्राइमरी कक्षाओं में कि वह इनके बारे में समझ सके, इन नियमों के बारे में समझ सके।
दूसरा है गुणन योग का वितरण के रूप में। देखिए इसका मतलब ये है कि बच्चे को पहले गुणा आना चाहिए और योग आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। गुणन विभाजन के प्रति लोगों के रूप में। देखिए विभाजन की बात हो रही भाग की, तो गुणा में भाग की तो कोई जरूरत होती नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। योग का क्रम विनिमय गुण, गुणा करने में हम सिर्फ योग का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें गुणा भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन एक ये भी देख लेते हैं, ये कह रहा है गुणन का क्रम विनिमय नियम, तो गुणा करने में हम सिर्फ और सिर्फ गुणा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें जोड़ का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए जैसे अगर 22 को 12 से गुणा करना है तो किस प्रकार करेंगे, पहले 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसके बाद में इसके नीचे ये दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले गुणा कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 6, आ जाएगा आपका 2, तो 264 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले गुणा की गई, उसके बाद में जोड़ा गया, तो आपका गुणन योग पर वितरण नियम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं राजन के बारे में। मतलब जब राजन से कुछ करने के लिए कहा जाता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे राजन के बारे में क्या बताएंगे, ऑप्शन है आपके, राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले एलिमिनेशन से बताते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है जमा करने की मतलब जोड़ की, घटा की मतलब घटाने की, गुणा करने की मतलब गुणा की, भाग करने की मतलब भाग करने की। तो राजन को सिर्फ जोड़ और गुणा अगर हम ये कर रहे हैं यही नहीं जानता है, राजन भाग भी तो नहीं जान रहा है, घाटा भी तो नहीं जा रहा है, तो आपका ऑप्शन दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। किसी भी बच्चे को यह नहीं माना जाता है कि बच्चा कक्षा को बाधित करना चाहता है, वह सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। देखिए इसमें राजन को भाषा समझने में कठिनाई की बात नहीं कर रहा है, राजन को भाषा समझ में आ रही है लेकिन वह यह भेद नहीं कर पा रहा है कि करना क्या है, करना क्या है वो नहीं खोज पा रहा है, तो इस कारण ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जमा घटा गुणा और भाग के बारे में बता रहा है, मतलब संक्रिया के बारे में बता रहा है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, मतलब उनके बीच में लगे हुए चिन्हों को वह नहीं समझ पा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 7वीं कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्न में से किस क्षेत्र में समस्या है। देखिए श्रवण क्षमता आपकी संक्रिया चिन्हों में तो हो सकती है लेकिन घड़ी की सुइयों में आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि सुनने से घड़ी का कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा है प्रक्रिया स्मृति, मतलब प्रोसेस मेमोरी। अब देखिए इसमें भी बच्चे को याद स्मृति के ही बारे में बात की गई है, बच्चे की याददाश्त के बारे में बात की गई है। तो बच्चा याददाश्त उसे याद नहीं करना है कुछ, उसे सिर्फ समझना है, मैथ में कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे समझना है। तो आपकी जो लर्न करने की जो मेमोरी है, मेमोरी के कारण यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो आपका तीसरा ऑप्शन है दृश्य प्रकरण, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उसे देखने में हो सकता है वो देख रहा हो लेकिन देखने के बाद भी उसे समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि बच्चा जोड़ का निशान देखता है, घटाने का निशान देखता है और जब गुणे का निशान देखता है, तो बच्चा हो सकता है कि गुणे और प्लस में अंतर ना कर पा रहा हो। गुणा और प्लस में अगर बच्चा अंतर नहीं कर पाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो दृश्य की दिक्कत होगी, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, दृश्य प्रक्रमण आपका सही होगा। भाषा प्रक्रमण आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका संक्रिया चिन्हों में तो आपका भाषा का प्रयोग हो जाएगा लेकिन घड़ी की सुइयों में आपका भाषा का प्रक्रमण नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन है, दो या उससे अधिक दो विमा वाली वस्तुओं के क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। देखिए सबसे पहले अप्रमाणिक इकाइयों का हम हटाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले बच्चे को अगर बताने जा रहे हैं तो प्रमाणिक इकाइयों के बारे में पहले बताएंगे बच्चे को, क्षेत्रफल के बारे में, उसके बाद में अप्रमाणिक इकाइयों के बारे में बताएंगे। तो ये आपका सिर्फ अप्रमाणिक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन है आकलन। देखिए आकलन का मतलब ये होता है कि बच्चे को जो पता है उसके अनुसार बच्चा अनुमान लगाए, तो यहाँ पर बात आ गई अनुमान लगाने की। तो मैथ्स में अनुमान नहीं लगाना है,
100% करना है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब है, अगर हम इंग्लिश वर्ड देखें तो इंग्लिश वर्ड इसका बताता है ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब यह होता है कि बच्चा सिर्फ देखे और उसको ऑब्जर्व कर ले, मतलब अपने अंदर धारण कर ले, लेकिन वह उसको अप्लाई अगर कहीं नहीं करेगा तो वह उस चीज को नहीं सीख पाएगा, और वह तुलना तो क्या, वह क्षेत्रफल निकालना ही नहीं सीख पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपका ऑप्शन बचा अध्यारोपण। तो अगर देखिए एलिमिनेशन से करें तो 3 आपके गलत हो गए, तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी अध्यारोपण जान लेते हैं क्या होता है। अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो बच्चा सीखता है उसको अप्लाई कर दे तो वह जल्दी सीख जाएगा। मतलब जैसे बच्चे ने सीखा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। अगर इस चीज को बच्चा दूसरी जगह पे अगर इस प्रकार का आयत दिखा और तब भी बच्चे ने अगर यही मेथड अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका अध्यारोपित करना। मतलब बच्चे ने यहाँ पर जो फार्मूला सीखा था लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको दूसरी वस्तु जब उसी प्रकार की दिखी तो वह उसने वहां पर उसे अप्लाई कर दिया। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका तीसरा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है, जैसा कि 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। शिक्षक को कौन सा उपचारात्मक कार्य करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, असमान भिन्नों की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरोध देना चाहिए तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देनी चाहिए और इस प्रकार के योग वाले सवालों को अभ्यास करने की भी सलाह देनी चाहिए। तीसरा है, हर की लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना चाहिए। चौथा है, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना चाहिए। देखिए अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार की अगर गलती हो रही है तो शिक्षक को करना क्या चाहिए। तो देखिए इसे एलिमिनेशन से करते हैं। विद्यार्थी को मेहनत करने की सलाह देना चाहिए, बच्चे से मेहनत नहीं करानी, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। हर की लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए हर की लघुत्तम समापवर्तक संकल्पना जो है वह आपकी सही है, बच्चे को सीखना चाहिए, लेकिन बच्चा सीखेगा किस प्रकार से, यह सबसे बड़ी दिक्कत आती है। बच्चा तो भ्रम में ही जी रहा है ना, उसे भिन्न के बारे में ही नहीं पता है, तो वह एलसीएम के बारे में क्या जानेगा। पहले वह भिन्न के बारे में तो सीखे, उसके बाद में एलसीएम जाने। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर होता है, आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन है, समान प्रकार के सवालों को अधिक अभ्यास कराना। बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं कराना है, तो यहाँ पर भी बहु मेहनत की बात हो रही है, आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा? पहला। पहला आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, असमान भिन्नों की योगों की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरोध देना। देखिए यहाँ पर चित्रात्मक की बात की गई है, मतलब कि चित्र के माध्यम से अध्यापक समझाएगा बच्चों को किस प्रकार से कौन सी चीज होती है, और बाद में क्या करेगा, उस प्रकार के कुछ सवाल शिक्षक बच्चों को हल करने के लिए देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली क्लास एनसीएफ नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने टॉप 15 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जो कंसेप्ट बताया है, अगर आप वो कंसेप्ट सीख लेंगे तो आपका इस पेडागोजी के साथ हर पेडागोजी में लागू होने वाला है, और आपका एनसीएफ में हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन बनता है, तो आपके 5 सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे उससे। तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।